लास्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कस किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। लिखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, अरे क्या प्रॉब्लम है, ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। देखिए भाई, अभी हम लोगों को कोफिशिएंट निकालना है एम। याद करो कल मैंने एल निकलवाया था, एल की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, दिस वन। क्या एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी भी आई थी वॉल्यूम की टर्म में? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। देखो अभी क्या मैंने कल म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके कुछ ऐसा बताया, फाई इक्वल्स टू एम आई। ई का फॉर्मूला क्या निकला था, माइनस एम डी आई बाई डी टी। डन। मान लीजिए एक सोलेनॉइड ऐसे है और एक दूसरा सोलेनॉइड इसके अंदर कुछ ऐसे है। आप यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हारे पास दो सोलेनॉइड है, आवाज नहीं आए भाई, अब दो सोलेनॉइड है। मान लीजिए ये जो सोलेनॉइड है ऊपर वाला, इसका नाम S1 है और ये S2 है। क्या इस वर्ड से समझ में आ रहा है, दोनों की एक्सिस कॉमन है, दोनों की एक्सिस कॉमन है ये वाली। दोनों की लेंथ कितनी मान लूं, L। दोनों की लेंथ सेम है, एक S1 एक S2 है। मान लीजिए इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, इसमें कितना जा रहा है, I2। क्या कल मैंने इस फॉर्मूले की असलियत बताई, अगर मैं 1 का लिखना चाहता हूं तो ये M12 होगा और करंट दूसरे का देखना पड़ेगा। अगर मैं फाई 2 देखना चाहता हूं तो ये M21 लिखना पड़ेगा और करंट पहले का देखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? इस फॉर्मूले की रीडिंग ऐसे करते थे। अब यहां देखिए, क्या मैं इसकी सारी एजम्पशंस मान लूं शॉर्ट में, क्या क्या, ये जो सोलेनोइड है ना S1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसका N2 है, I2 है, A2 है, दिस वन। ये मैंने सारी एजम्पशन मान ली। मैं इसको ऐसे लिख भी सकता हूं, लेट द करंट सोलेनोइड S1 हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 I1 A1। आप लिख लें या फिर ऐसे देख लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे बताइए, अगर मैं किसी भी दो सोलेनोइड को ऐसे रखना चाहता हूं, कब रखे जा सकते हैं, जब एक छोटा हो, एक क्या हो, छोटा। छोटा मतलब उसका एरिया कम हो, तभी तो उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो एरिया A1 है ये A2 से छोटा है, A1 A2 से छोटा है। अरे बस भाई, A1 A2 से छोटा है, ये सारी एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशन है हमारी। देखिए बोलो किसका लिखे पहले, इसके स्टेप्स क्या आएंगे, यही। मुझे फाई इक्वल्स टू बी ए लगाना है। बेटा एल निकालने के स्टेप्स क्या थे, पहले फाई इक्वल्स टू बी ए लगाना था, रादर मेरे को एन बी ए लगाना था। और जैसे ही ये निकलता है उसको मैं फाई इक्वल्स टू एम आई के साथ कंपेयर कर दूंगा, वहां से क्या निकल आएगा, एम निकल आएगा। लिखें अब, चलो एक बार ध्यान से देखना इधर। अगर मान लीजिए मेरे को फाई 1 लिखना है, बताइए फ्लक्स 1 किसका, 1 का किसकी वजह से आया, I2 की वजह से आया। इधर ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे मैं M12 लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा I2, लेकिन अगर मुझे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, क्या इसका NBA आएगा, NBA। ये जो फ्लक्स आया ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, दूसरे वाले की, है ना। देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो इसी की आएंगी, बी किसकी आएगी, दूसरे वाले की। एरिया कौन सा लेते हैं,
जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। अभी एरिया किसका लेना है, तो ये A1 लेना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो बी की वैल्यू कितनी होती है सोलेनॉइड के लिए? अरे सोलेनॉइड के लिए बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई। देखिए अब क्या ये N1 ऐसे ऐसे चल रहा है, B2 की वैल्यू म्यू नॉट क्या N2 I2 इंटू A1। क्या तुम इस N2 को N2 बाय L भर सकते हो? N1 म्यू नॉट N2 बाय L इंटू I2 इंटू A1। यहां से सोल्व करिए, म्यू नॉट N1 N2 A1, क्या I भी रह गया ये, बाय L, क्या इसको I2 लिख दूं, ये 5 1 ये आ गया। क्या इस डिब्बे को इसके साथ कंपेयर कर दे, करना 5 1 I2 ये M12 आ गया ना ये वाला, तो ये M12 आ गया। कितना आया म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L। वहां देखो L की वैल्यू क्या आई थी कल, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L। यार ये जो N स्क्वायर है, क्या ये मैंने N1 N2 लिख दिया यहाँ? देखो कोई खास डिफरेंस है नहीं। क्या यही सेम काम तुम 2 के लिए कर सकते हो? करो। क्या मैं 5 2 लिखूं, 5 2 NBA लिखते हैं पहले। बोलो N किसकी, B किसकी, 1 A किसका, 2 का। बट क्या 2 का एरिया बड़ा है, पर हमें एरिया वो लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो कौन सा एरिया, 1 वाला, यानी कि मैं इसमें स्टार लगा दूं, ये स्मॉल एरिया है। यही खास बात है इस डेरिवेशन में, दोनों में एरिया छोटे वाला लेना है। आपको याद है मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनवाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, और मैंने इसका एरिया लिया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, एरिया वही लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। तो वो कौन सा है, A1 स्मॉल। तो N2 B1 A1, क्या N2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 A1, सॉरी म्यू नॉट N1 I1, और ये क्या है A1 दिस वन। कैन आई पुट N1 हियर, कितना आएगा N2 म्यू नॉट N2 बाय L इन, सॉरी N1 बाय L इन I1 A1। क्या मैं इसको उस फॉर्मेट में ला सकता हूं? बेटा पूरे एक्सप्रेशन आने के बाद किस पे हाथ रखते हैं, I पे, करंट पे। तो कितना आएगा 5 2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L, ये आ गया। क्या यहाँ पे I1 आ गया? बोलो क्या जैसे मैंने इसको लिखा था, क्या 5 2 ऐसे लिखा जाएगा M21 I1? आप इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, बोलो M21 कितना आएगा? देखो क्या यहाँ पे M21 आ गया, कितना आया म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L। ध्यान से देखो, क्या दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तरीके से सेम आ रहा है, M12 का भी M21 का भी। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। इस डेरिवेशन से एक ही बात सीखिए, करंट जिसमें मर्जी फ्लो करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें देखा 1 में 2 की वजह से, और 2 में देखा 1 की वजह से, क्या दोनों में आंसर सेम आ रहा है? तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें कहीं पर भी लेट करना पड़ जाए कि करंट इसमें मान रहे हैं, किसी में भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से उतारो इसको, क्वेश्चन लिख रहा हूं। कॉइल है, हाँ भाई देवांश बताएगा, दो कंसेंट्रिक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेगा। क्वेश्चन लिखना है, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तनिष क्वेश्चन करके दिखाओ। एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है। दिस 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स आर देयर, एम निकालना है इनका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। इसको उतार लो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, किसी में भी मान लो, है ना। जैसे इसने कुछ नहीं दिया, इसने बोला है दो कंसेंट्रिक कॉइल हैं ए और बी वाली, है ना, इन दोनों का प्लेन सेम है, इनका एम निकालना है। अभी मैंने क्या बोला है, आई किसी में भी मान लो। जैसे मान लीजिए मैं क्या आई इसमें मान लू, आई डन। क्या मैं इसका निकालू फ्लक्स, ऐसे मानो ये 1 है ये 2 है, मुझे फ्लक्स किसका लिखना है,
वन का। बोलो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये? दूसरे वाले की। ये वाला किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है? तो B2 इंटू एरिया किसका लेते हैं? ए कौन सा छोटे वाला? A1। बोलो B2 की वैल्यू कंसेंट्रिक कॉयल में म्यू नॉट आई बाय टू। कौन सी? बी 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 बी। बी बड़ा है ना? करंट किस में चल रहा था? बाहर वाली में, तो रेडियस भी उसकी लेनी है। म्यू नॉट आई बाय टू बी। यहां भर दो। A1 कितना लोगे? पाई ए स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। सो म्यू नॉट आई बाय टू बी इंटू पाई ए स्क्वायर। किस पे हाथ रखूं? आई पे। जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा? एम। इतना सा सवाल है, कोई प्रॉब्लम? फ्लक्स का फॉर्मूला देखो क्या लगाया है। क्या डे वन यही सिखाया था? बी ए, है ना? बोलो कितना आया एम? एम आया म्यू नॉट आई बाय पाई ए स्क्वायर बाय टू बी। दैट इज, सो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय टू बी। क्या अगर मैं अंदर करंट लेता तो भी मेरे को एरिया छोटे वाला लेना पड़ता? देखो मैंने करंट बाहर वाली में मान के सवाल किया, इसका मतलब मैंने मान लिया कि अंदर वाली बाहर वाली की मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड उसकी ली, एरिया वो लिया। लेकिन अगर मैं इसमें करंट मानता और इसका फ्लक्स निकालता, लिख के दिखाऊं एक बार? देखो, अगर मुझे फाई टू लिखना होता मैं B1 और A1 ही लिखता। क्यों? कौन सा एरिया छोटा है? A1 वाला। तो B1 कैसे लिखते? म्यू नॉट आई बाय टू। कितना आता? म्यू नॉट आई बाय टू। ए आता बी आता? ए। ए इंटू A1 कितना है? कितना आ रहा है? पाई ए स्क्वायर। सो अकॉर्डिंगली हम सोल्व करते हैं इसको। डन। नेक्स्ट करो। अगर ये दोनों की दोनों कंसेंट्रिक कॉइल्स परपेंडिकुलर हो जाए तो एम कितना आएगा? ये कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, नाउ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर बताइए क्या आएगा? बेटा ये फॉर्मूला ये होता है क्या? इधर ध्यान दो। क्या ये बी डॉट ए होता है? बी वेक्टर डॉट, तो एक्चुअल में तो बी ए कॉस थीटा होता है ना? हाँ, तो एक का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बी उधर आएगी। सोचो, अगर कॉइल इधर है ऐसे, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, दूसरी यहां रखी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो दोनों आपस में 90 डिग्री आ रहे हैं। तो अगर यही दोनों परपेंडिकुलर हो तो एम कितना आएगा? जीरो आएगा। कोस 90 जीरो हो जाएगा। लिख लो ये चीज, इफ द टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर। एरिया छोटा है ना बेटे उसका, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेनी है मेरे को। वो एरिया लेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वन। लेकिन मेरे को यहाँ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे टू बी लेना चाहिए, क्योंकि एम सेम आना चाहिए ना दोनों का। इसमें तो एम सेम आया नहीं, हमने तो ध्यान दिया ही नहीं इस चीज पे ना। म्यू नॉट आई बाय टू बी पाई ए स्क्वायर। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? करंट पाई ए स्क्वायर यहाँ लिया है, पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय टू बी, यहाँ भी टू बी आना चाहिए B1 का। कहां तक है ये डिस्ट्रीब्यूटेड? कॉयल कहां तक है? म्यू नॉट आई बाय टू बी नहीं। जस्ट होल्ड मिनट, करो आप ये करो, लिख लो ये कंसेंट्रिक कॉइल परपेंडिकुलर वाला। है ना? अरे अच्छा वेट, ये ना हमने करंट इसमें माना है ना,
हमने करंट इसमें माना है, तब फाई टू लिख रहे हैं। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो यही लेना है, उस टाइम पे एरिया ये लेना है। समझ रहे हो, करंट हम इसमें मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन की लेनी है। बी वन में कितनी होगी, वही होगी जो ये वाली है बाहर वाली, म्यू नॉट आई बाई में 2b, और एरिया वही छोटे वाला लेना है। यहाँ पे गड़बड़ यहाँ होती है सिर्फ, यहाँ जब फाई टू लिखते हैं तो बच्चे इसको A2 लेते हैं, नहीं A2 नहीं लेना है, छोटे वाला एरिया लेना है, वही उस इससे। एक और करो, 3 सवाल कराए हैं, ध्यान दो। क्या मैंने दोनों कंसेंट्रिक कॉइल ली, ये रही, क्या मैंने 90 डिग्री पर रख दी, एंगल 0 आ गया। अगर इनके बीच में थीटा डिग्री का एंगल हो तो कैसे करेंगे, बता सकते हो? इफ टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा, देन देखो मैंने लिखा इफ टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर, देन एम कितना आएगा 0, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90। थर्ड देखिए, अभी इसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से है कॉइल, कुछ इस तरीके से, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, ऐसे? तो ऐसे केस में जो फाई लिखोगे वो बी ए कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। पर क्या ये एरिया तो छोटे वाला होता है, तो इसमें भी वही काम है। अगर ए और बी अगर तुम बाहर वाली में करंट मान रहे हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2b, म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू एरिया कितना था पाई ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा। सो दैट इज योर आंसर, ये फाई आ गया। इसमें आई को हटा दो, जो बचेगा वो कौन बचेगा, एम। एम कितना बच गया, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस थीटा बाय में 2b। कोई प्रॉब्लम? तीनों केस समझ में आ गए? क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी दे सकता है? यस। अगर दो कॉइल कंसेंट्रिक हैं, परपेंडिकुलर हैं, थीटा पे हैं, मैं आपको सिर्फ इसकी असलियत बता रहा हूं फाई की। ये जो फाई है बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, पर ये होता तो एक्चुअल में कितना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये दोनों कंसेंट्रिक थी या थीटा कितना था 0, तो एक्चुअल में बी ए कॉस 0 था, इसलिए ये आया था। उसमें फिर 90 हो गया और अब कितना हो गया थीटा। और करो, सार लगाना इस क्वेश्चन पे। करके दिखाओ भाई, तुम लोग करके दिखाओ, तुमने ये चैप्टर किया है ना। ये लो, ये ऐसे प्लेट ले लो, थोड़ा सा ट्रिकी है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। इधर देखो, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, आई दोनों में आई सेम सेम डायरेक्शन में, इस तरीके से दो पैरेलल वायर्स रखी हैं ऐसे। अभी कहता है दो रेक्टेंगुलर लूप्स हैं, दो रेक्टेंगुलर लूप्स, रादर इसमें एक में डायरेक्शन अलग लो। ये लो, एक रेक्टेंगुलर लूप यहां रखी है ऐसे, इस तरीके से, ये इससे x की दूरी पे है, ये नहीं, ये c की दूरी पे है ये, और ये इसने स्क्वायर की ले ली, स्क्वायर, और ये b और p। अब बताइए इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे? स्क्वायर वाले में, इसमें रेक्टेंगुलर वाले में इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, आपको लेट करना पड़ता है। एक एलिमेंट मानते हैं यहां से x की दूरी पर, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये लो, इसकी विड्थ कितनी ले ली dx। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एक बार, x की दूरी पर छोटा सा एलिमेंट मानो, कितनी विड्थ का dx। इस एलिमेंट का एरिया बोलना कितना है, हाँ जी bd, इसका एरिया क्या dA है, ये आएगा b इंटू dx। तो एरिया तो निकल गया मेरा। अगर मेरे को फ्लक्स लिखना हो, क्या मैं छोटे से एलिमेंट का लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, हाँ जी क्या आंसर आएगा इसका,
बी इंटू ए मतलब बी इंटू बी डी एक्स लिखना पड़ेगा ना। मुझे बस ये लिख के दिखा दो बी कैसे लिखोगे जल्दी। और ये डी फाइव आएगा छोटे एलिमेंट का, आपको क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। चलो, क्या मैंने तुम्हें दो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी सिखाई है? लिख के दिखाना एक बार। माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करिए। बेटा इस एलिमेंट पे देखनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर है इस वाली वायर से, एक्स, इस वाली से एक्स प्लस, ये इसने ए दिया है, ये वाला पार्ट ए, इस वाली वायर से बताओ कितना है, एक्स प्लस ए, इससे कितना है? तो एक तरीके से क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए। ये बी आ गई, ये बी डी एक्स आ गया, ये डी फाई आ गया। इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1/x का इंटीग्रेशन log x बनेगा, इसलिए ये लिखा है। समझ गए? करो सॉल्व, मैथ्स वाले करो इसको सॉल्व, इसके इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को। 1/x की और 1/x प्लस ए की, 1/x की कितनी बन गई मेडिकल स्टूडेंट्स? बेटा ये 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। क्या बेस ई वाला है, इसको ln x भी लिखते हैं। ऐसे ही 1/x प्लस ए का क्या बनेगा, log x प्लस ए। सिंपल, कर दो इंटीग्रेट फटाफट। अच्छा ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, सी से सी प्लस बी, ये बी है ना, ये दूरी कितनी थी सी, तो सी से लेके सी प्लस बी तक करो इंटीग्रेट। सी से सी प्लस बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, दो रेक्टेंगुलर कॉइल्स वाला, ये ध्यान रखना। क्या पहले आया ऐसा डायग्राम? आया है, उसमें भी हमने ऐसा ही किया था, वायर से एक्स की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट माना था और तब आंसर आया था। करना इंटीग्रेशन इसका, खाली क्यों बैठा है? क्या आया, 5 म्यू नॉट बाय 2 पाई, कॉमन आ रहा है आई, क्या ln x बन गया इधर, माइनस ln x प्लस ए, सी से लेके सी प्लस बी, क्या साथ में बी भी था इधर, ये रहा बी कांस्टेंट, म्यू नॉट आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, बचा ये आंसर लिख लिया। क्या लिखूं इसको, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई, क्या इसको ln x बाय एक्स प्लस ए लिख दें? अरे लिख सकता हूं ये, सी से कर दो म्यू नॉट आई बी बाय में 2 पाई, बोलो ln सी प्लस बी बाय क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ln सी बाय सी प्लस ए, ये आ रहा है। तो और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई ln सी प्लस बी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या आ गया ये, बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी, और ऊपर चला गया सी प्लस ए, दैट इज 1। क्या इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते? क्या यहाँ पे आई दिख रहा है, आई पे हाथ लगाओ, जो बाकी बचा वो कौन, एम, तो इन दो कॉइल का एम आ गया, कर लोगे? तो ये फाई ये आ गया, आई को हटा के जो बाकी बच रहा है वो सारा एम है, डन। लास्ट क्वेश्चन इसमें, जिसमें करंट वेरिएबल होता है, ये करंट वेरिएबल वाली टाइप है, आई इक्वल्स टू 2t टी स्क्वायर, ये आ गया, कैलकुलेशन है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आपने एक चीज नोट की है, जब जब तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन आया है, तुम्हारे को सिर्फ यही चीजें परेशान करती हैं बस। देखो एक चीज और समझाता हूं, क्या मैंने अभी यहां पे लिखा 1/x, मान लीजिए मैंने लिखा ln x इक्वल्स टू 1/r,
सपोज कोई भी वैल्यू लिखी मैंने ऐसे, यहां क्या है बेस, तुम इसको कैसे लिखोगे? सिंपल, इसकी पावर ये कर दो, ई की पावर 1/r कर दो, क्या आ गया? ये मीनिंग होता है इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखने में ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन करना। दो कंसेंट्रिक कॉइल बनाओ, एक की रेडियस अंदर वाली की ए, बाहर वाली की बी। बना ली? ये लो, ए, ये बी। कहता है अंदर वाली में जो करंट चल रहा है, इस आई की वैल्यू 2t है, 2t। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती हैं चीजें, ये पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछ रहे। सोलेनॉइड, ये जो दो दो कॉइल लिए हैं, क्या इनका आपस का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा? हम उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये लिखता भी है, जैसे इसमें लिखा है नेगलेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लार्जर लूप, तो उसका रोल छोड़ देते हैं, सिर्फ एम वाला रोल लेते हैं। इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, एम निकालिए। दूसरा, क्या इसमें आई जा रहा है? कितना टाइम चेंज होता है? टाइम तो चेंज होता ही रहता है, तो आई चेंजिंग है ना यहाँ पे। अगर इसमें करंट चेंज करोगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस बाहर वाली का रेजिस्टेंस दे रखा है आर ओम, लार्जर कॉइल का रेजिस्टेंस आर ओम है। नेक्स्ट कहता है ईएमएफ निकालिए, कितनी आएगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लार्जर कॉइल, एंड द थर्ड पार्ट इज करंट। ये 3 चीजें निकालनी है, जल्दी करो फटाफट। क्या मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया था ऐसा ऐसा? और मैंने वहां पे ये स्टेटमेंट दी थी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि करंट कौन सी कॉइल में फ्लो कर रहा है। क्या तुमने आसानी ये देखी थी कि बाहर वाली में माने तो आसान रहता है? तो क्या करो, लेट लेट आई किसमें फ्लो कर रहा है? लाइट, लेट आई इज फ्लोइंग बिटवीन, फ्लोइंग इन लार्जर कॉइल। तो बताइए बी एट सेंटर कितनी होगी? बी एट सेंटर कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय में 2b, ये होगी। क्या करंट इसमें दे रखा है? पर क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर वाली कॉइल में मान के निकाल ली? यस, कोई फर्क? रीजन क्या? रीजन था, क्या मैंने कोएक्सियल सोलेनॉइड कराए, क्या उसमें क्या लिखा था? M12 इक्वल्स टू M2, दोनों आंसर सेम आए थे ना। M12 इक्वल्स टू M21 कितने आए थे? म्यू नॉट N1 N2 A1 बाय L। डजेंट मैटर करंट किस में फ्लो कर रहा है, ये लाइन लिख लो। करंट किसी में भी लो, आंसर वही। बाहर वाली में करंट लेके आंसर अच्छे से लिखा जाता है। जैसे हमारी पहले क्या गलती हुई थी, हम इसको म्यू नॉट आई बाय 2a ले रहे थे। नहीं, अभी कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई बाय 2b इसके सेंटर पे है। क्या लिखूं इसको बताना? आई की वैल्यू है तुम्हारे पास? आई की वैल्यू 2t। ये क्या आ रहा है? b। क्या b को फाइव में भरना पड़ेगा? फाइव इक्वल्स टू बी। तो मुझे ईएमएफ निकालने के लिए क्या आएगा? डी फाइव बाय dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, करके दिखाना। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। हो गया आंसर। क्या है इसमें? फ्लक्स बताओ पहले कितना आया। अच्छा, इसमें ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एम डी आई बाय डी टी। आ गया याद? देखो बेटा, बी आ गया। बी, क्या मैं फाइव लिखूं? बी एरा म्यू नॉट आई बाय में 2b। एरिया कितना लेना है? छोटे वाला पाई ए स्क्वायर। क्या ये पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट बाय 2b? आई कट गया, तो आई कट गया तो क्या बचा? एम। आई को हटा दो, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b।
क्या ये इन दोनों कॉइल का एम आ गया? डन। क्या मुझे ईएमएफ निकालनी है? ईएमएफ बोलो। ई का फॉर्मूला एम डी आई बाई डी टी कर दें? क्या मैं मोड निकाल लूं? क्या बच जाएगा? माइनस नहीं आएगा। तो एम कितना आया है? ये रहा, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b। आई कितना था? 2t। 2t का डिफरेंशिएशन 2। खत्म आंसर। क्या आ गया? म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय बी। क्या ये ईएमएफ आ गई? क्या निकालना है थर्ड में? करंट निकालना। आई, आई कितना आएगा? ई बाय, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय बी इंटू आर। ई बाय आर कर दिया। बताइए, ये देखो एंड आ गया चैप्टर का, कहीं पर भी ये स्टेप नहीं छूटे। फाई लिखा, मैंने कल भी समझाया था कि ई निकालने का तरीका देखिए। अब जब जब तुम एल निकालो, एम निकालो और फिर ई निकालो, तो एल डी आई बाई डी टी और एम डी आई बाई डी टी से निकालिए। ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी से ना निकाले। आ जाएगा ना? इससे भी आ जाएगा, पर जब हमारे पास निकले हैं ये, तो यही लगा देंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एल आर सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एल आर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये टॉपिक? यहाँ लिखिए एल आर सर्किट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझें इसका। इसमें तीन चीजें आती हैं। जब जब एल आर सर्किट आएगा, आपसे दो चीजें पूछी जाएगी, एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी के सवाल पूछे जाएंगे। एक दूसरा टॉपिक इसमें ये वन, दूसरा टॉपिक आएगा इसमें ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। जिस बच्चे ने आरसी सर्किट, हम लोगों ने आरसी सर्किट पूरा नहीं किया था, कैपेसिटर वाले चैप्टर में आरसी सर्किट मैंने पूरा नहीं किया था। मैंने सिर्फ क्या बताए थे? फॉर्मूले। अब मैं इसकी डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा इनकी इनकी नीट वाले डेरिवेशन पे ध्यान ना दें, लास्ट वाले फॉर्मूले भी देख लेंगे, वो भी बहुत है ना? याद हो जाते हैं, कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है। लेकिन जो ये प्रोसीजर है, इसमें केवीएल लगाएंगे हम, तो केवीएल लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आरसी सर्किट की तरह ये सर्किट आते हैं। इसके बाद क्या होगा? डिके, डिके ऑफ करंट। ये तीन टॉपिक रिलेटेड है, ये पार्ट रहता है। ठीक है, बोर्ड में आता नहीं है। बोर्ड में आते हैं यहां से, आते हैं इधर से। लो, सबसे पहले सर्किट बनाओ। इसमें कॉइल बनाइए, एक रेजिस्टेंस लगाओ, एल आर। डन। मुझे बताइए, जैसे ही, क्या इस सर्किट में कॉइल लगी है? कहानी सुनना ध्यान से, मैं क्या कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर रहा हूं। पेपर में ऐसे ही सोचनी है सारी चीजें। यहां कॉइल लगी है। कॉइल की सबसे अलग प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे अलग प्रॉपर्टी क्या कर रहा है तू? केमिस्ट्री कर रहा है? किसकी प्रॉपर्टी है ये बेटा? ये इंडक्टेंस इसमें होती है। इस रेजिस्टर में इंडक्टेंस होता है? नहीं, इसमें होती है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का क्या मीनिंग समझाया था? अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। बोलिए, जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, क्या स्टार्टिंग में करंट बढ़ेगा? मान लीजिए ये ईएमएफ ई है इसकी, सुन लो एक बार इधर। अगर मेरे को करंट जीरो से आई देना है, मान लीजिए मैं इसको बंद करके ये कह रहा हूं कि ये बैटरी है, इसमें कितना करंट फ्लो करा सकती है? जीरो से आई, मतलब टोटल आई करा सकती है। अगर इसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ना होती, बटन ऑन किया और आई फ्लो कर गया इंस्टेंटेनियस, मतलब अगर 10 एम्पियर है, बटन ऑन करते ही 10 एम्पियर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होने देगी ये कॉइल। ये क्या होगा? क्या धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है? कहां जा रहा है? जीरो से 10 जा रहा था, वो जाएगा 10 तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्टार्टिंग में कॉइल
ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या ये अपोज करना शुरू करती है ना, क्या रेट घट जाएगा, बढ़ने का रेट घट जाएगा, और आखिर में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मना कर देगी, मैं जाने ही नहीं दूंगी, मैं बढ़ने ही नहीं दूंगी। क्या तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तार टूट गई, रास्ता ही बंद हो गया? देखो क्या करंट बढ़ रहा था पहले, ठीक, लेकिन धीरे 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 की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, क्या ये बढ़ते हुए करंट को रोकेगी? रोकेगी, उसको रेजिस्ट करेगी। मतलब करंट का बढ़ना और उसका रेट घटता चला गया, और घटते 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 इसने करंट को बढ़ना बंद करवा दिया, और बंद करवा दिया तो मतलब ऐसा लग रहा है तार टूट गई, तो आगे करंट गया ही नहीं। तो ये सिचुएशन कब की है? टी इक्वल्स टू जीरो की, एट टी इक्वल्स टू जीरो, स्टार्टिंग में। भाई नई कॉयल है, नई कॉयल कह रही है मैं मेरे अंदर जो भी करंट आएगा, चेंज आएगा, मैं उसको नहीं आने दूंगी और अपोज करूंगी। उस अपोजिशन की वजह से क्या ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा? इसको हटा दो, तो जब जब तुम्हें टी इक्वल्स टू जीरो दिखे, सर्किट में से इंडक्टर को हटा दो, एक क्या लगा दो, ये देखो, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा ओनली, ये सर्किट। इसका मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे इंडक्टर, ये सर्किट किसकी तरह काम करता है? इंडक्टर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट, मीनिंग इनिशियली ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग द करंट को घटाता है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और घटते 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 ये बढ़ना ही बंद कर देगा और आगे जाना ही बंद कर देगा, तो ऐसा लगेगा जैसे तार टूट गई। दैट्स आइडियल सिचुएशन। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे कभी भी आए ये हटा देना इसको, बस क्वेश्चन हो जाए। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना उससे क्वेश्चन कैसे होंगे। कब की सिचुएशन है? स्टार्टिंग की। अब आइए, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी आती है क्या? नहीं। टी इक्वल्स टू इंफिनिटी का एक ही मीनिंग है, बहुत सारा समय बीत चुका है, मतलब मैक्सिमम करंट जितना हम देना चाहते थे वो जा चुका है। अब देखिए, क्या ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग द करंट को घटा रही थी? मतलब करंट को बढ़ने नहीं दे रही थी। पहले जिस रेट से करंट बढ़ रहा था, उसके बाद करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा जैसे पहले बढ़ रहा था। क्या वो यहां तक पहुंचेगा? पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो ये क्या कहने लग जाएगी? जाओ, समझ रहे हो? मतलब जब करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो इसका अपोजिशन, इसका लिमिट है ना एक, ये बढ़ते हुए करंट को रोक रही थी, लेकिन एक लिमिट आई जब ये मैक्सिमम पहुंच गया, और ये लिमिट कब आएगी? टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। और उस वक्त ऐसा फील होगा कि ये इस आने वाले करंट को अपोज नहीं कर रही, बढ़ते हुए करंट को अपोज नहीं कर रही, पास होने दे रही है। रास्ता खुल गया, रास्ता खुल गया, वायर बना दो इधर। मतलब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये कुछ ऐसे एक्ट लाइक ए वायर, ऐसा बन जाएगा। सिंपल। और अच्छे से समझना है, देखिए ये वोल्टेज V मान लू, बोलिए इसमें करंट कितना जाएगा? रेजिस्टेंस कितना है? क्या इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? V/R कितना जा सकता है? ये लो, तो मैक्सिमम करंट कितना पहुंच गया? V/R पहुंच गया। जब मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाता है तो उसका अपोज करने वाली प्रॉपर्टी यानी कि इंडक्टेंस खत्म करके ये किसकी तरह काम करता है? तो एक्ट एज ए वायर, एक्ट एज ए वायर। सही है। क्वेश्चन दे रहा हूं दो, कैसे यूज करना है इन दोनों बातों को वो समझिए। लिखिए, लीजिए भाई, ये देखो, इसकी V वोल्टेज है, ये L, ये R, ये भी R,
देखो क्या करंट यहां से आई गया, मान लेते हैं, क्या इसमें I1 चला गया और इसमें कितना चला गया, I2। ये कह रहा है I1 I2 इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। कब कब, एक बार t इक्वल्स टू 0 पे, एक बार t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। फाइंड I1 I2 एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दो केस, पहला t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। करके दिखाना। t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर का कोई रोल, क्या ये कट जाएगा, क्या I सारा इसमें ही चला जाएगा। इसका मतलब देखो, क्या I1 0 हो जाएगा, मतलब इसको देखें तो इस वाली वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, तो I1 की वैल्यू 0। कब की सिचुएशन है ये बताइए, क्या I तो I2 के बराबर आएगा, जब इसमें कोई करंट ही नहीं गया तो क्या ये मेरे काम का है, नहीं है। देखो ये टूट चुका है ये, अब इसमें करंट नहीं गया, इधर इधर जिस वायर में करंट नहीं जाएगा उसके रेजिस्टेंस का मेरा काम नहीं है। बोलिए क्या सारा करंट इसमें चला गया, इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, तो ये कितना आएगा, V बाय R ही आएगा। मीनिंग समझ में आ गया। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी बनाना, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या ये वायर का काम करेगा, ऐसे ये V ये R ये R, बोलो करंट कितना गया I, पहले टोटल I बताओ कितना आएगा, R नेट कितना है, ये दोनों पैरेलल में आ गए तो कितना आ गया R बाय 2। अगर मेरे को I निकालना है तो V बाय R, V कितना है, V R कितना है, तो क्या 2V बाय R आ गया, सही है ना, ये I आ गया। बताइए क्या करंट रेजिस्टेंस की उल्टी रेशो में बढ़ता है ना बेटा। I का फॉर्मूला क्या होता है, जब V सेम हो, सेम वाली चीज को काट दो, क्या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पर क्या यहाँ पे तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। बोलो I1 की वैल्यू V बाय R और I2 की वैल्यू V बाय R। क्वेश्चन समझ में आया। कैसे पहचान होगी इस सर्किट की, L भी था इसके अंदर और R भी था, तो LR सर्किट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चीजें बताएं। गौरव समझ में आ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन कर दो रेज उसको। R V, देखो करंट यहां से कितना गया I, क्या मैं मान लू यहाँ पे करंट के रास्ते बढ़ गए I1 और तीनों की वैल्यू बताओ। सेम क्वेश्चन, फाइंड I1 एंड I2 एट, पहला t इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जल्दी करिए। सिंपल है ना। बोलो t इक्वल्स टू 0 में क्या ये हट जाएगा, ये हट गया, ये देखिए क्या ये रास्ता कट गया, तो इस वाली में तो करंट जाएगा ही नहीं, तो I1 कितना हो गया, I1 तो 0 आ गया। बात I2 की है, तो क्या I2 और I बराबर हो जाएंगे, क्या ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, यस। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो कितना आएगा V बाय, दैट इज योर आंसर। सिंपल। अब यहाँ आइए, क्या यहाँ पे अब ये वायर आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्या ये दोनों किसमें पैरेलल, दोनों का आंसर जो R बाय 2 आएगा इसके साथ सीरीज, तो R प्लस R बाय 2 3R बाय 2, तो मेरा I की वैल्यू कितनी आई, V बाय 3R बाय 2, ये आ गया I। बोलो ये I किस किस में बट रहा है, R में, और क्या दोनों का रेजिस्टेंस क्या 1:1 में जाएगा। बेटा करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस की उल्टी रेशो में बढ़ता है, मतलब I1 रेशो I2 इक्वल्स टू 1/R1 रेशो 1/R2।
क्या आर आर सेम है ना, तो 1:1 आ गया। इसका आधा करना, आधा करो इसका, तो I1 की वैल्यू V/3R, I2 की वैल्यू V/3R। दैट इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से सवाल है। कोई भी सवाल आए वो आपको यही सिचुएशन देगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार बता के भेज रहा हूँ, लास्ट ये करवा नहीं रहा ये दोनों टॉपिक, अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और इसके साथ में ये भी कराऊंगा आरसी सर्किट दोबारा से। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक कॉमन सेंस लगा के बताइए, क्या जब मैं कोई भी कॉइल एक सर्किट में लगाई, मैंने करंट देना शुरू किया, करंट बढ़ा, क्या आपसे ऐसा नहीं पूछ लेगा बताइए 5 सेकंड के बाद कितना करंट हो गया? क्या करंट की ग्रोथ हो रही है? करंट बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में आपको 0 से 10 देना था, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, ऐसे ग्रोथ हो रही है करंट की। ये तो आपको किसी भी टाइम पर पूछ सकता है कि बताइए 5 सेकंड बीतने के बाद, जैसे यहां क्या है, T=, ये क्या है, यहां पे आप ये मान रहे हो कि बहुत सारा अपोजिशन है इनिशियली, यहां पे ये मान रहे हो सारा का सारा करंट चला गया। इसके बीच की कहानी कहां है, इसके बीच की स्टोरी बतानी है, 5 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 19 सेकंड पे, तो ये कहां पड़ेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट। क्या उसके बाद करंट का डिके आएगा, हम क्या करेंगे, सर्किट में वापस एनर्जी फ्लो कराएंगे, ठीक है, ऐसे डिके ऑफ करंट। मैथ्स वालों ने प्ले विद ग्राफ पढ़ ली, नहीं पढ़ी? अमित एम अग्रवाल जो सर नई आई है एडिशन में, सुनिए इधर, उसमें ना एक वर्ड लिखा होता है, आप अपने मैथ्स वाले सर से पूछ के आना, मेरे को भी एक्सप्लेन करना, मेरे को जितना पता है मैं बताऊंगा, मुझे ही बताना कुछ। एक होता है एजिम्पटोट, सुना है कभी? एजिम्पटोटिकली एक वर्ड होता है, एक होता है सिम्पटोटिकली, एक होता है एजिम्पटोटिकली। ग्राफ जब इंक्रीज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ये यहां जाके मुड़ गया, मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे है, बेटा सुन लो इस काम की चीज बता रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये वाली लाइन, अब ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते गई, लेकिन ये इसको अप्रोच कर गई, ये I0 नहीं हुई, क्या कर गई इसको, तो ऐसे ग्राफ को एजिम्पटोट कहते हैं। और जो अप्रोच कर जाए इस वैल्यू को, उसको सिम्पटोट कहते हैं, सिम्पटोटिकली। यही होती है ना स्पेलिंग, एजिम पी होता है क्या, पता नहीं, यही होता है, एजिम्पटोटिकली होता है, सिम्पटोटिकली। पूछ के आना सर से, मीनिंग मैंने बता दिया। ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू टच करनी है, वो टच नहीं कर रही है, वो वहां पे अप्रोच कर रही है, ऐसे ग्राफ को एजिम्पटोट ग्राफ कहते हैं। तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ऐसा। भाई प्योरली जेई वाला टॉपिक है ये, प्लीज नीट वाले अपना दिमाग खराब ना करें।